नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि वर्तमान समय में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज वीडियो लाए जाएँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 1 से। तो आइए चलते हैं क्लास 6 चैप्टर 1। क्या हमारा चैप्टर 1 है वो शुरू होता है, उस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। दोस्तों, चैप्टर 1 शुरू होता है रशीदा के सवाल से। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रशीदा ने जैसे ये वाक्य देखा कि 100 साल पहले, तो उसके मन में आया कि यह कैसे जान सकता है कोई भी कि भाई इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, याददाश्त हो। पिछले साल की बातें जानने के लिए हम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। आइए देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। हम ये सब जान सकते हैं। आगे चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। दोस्तों, आगे मानचित्र आएगा, उसमें अपन नर्मदा नदी को देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ आने रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह करते थे तथा जानवरों का आखेट भी करते थे। तो दोस्तों, जो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे वो कुशल संग्राहक थे। कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के किनारे रहते थे। आसपास के जंगल से जड़ों को, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे तथा जानवरों का आखेट भी करते थे। वो जानवरों का आखेट भी अपने भोजन के लिए करते थे। आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। किस क्षेत्र में? सुलेमान और कीर्थन पहाड़ियों के क्षेत्र में ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँवों में। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का आसपास का क्षेत्र, इसमें यही है कि ऐसे स्थान थे जहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया तथा ये लोग गाँवों में रहते थे। इसके आगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये गारो, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। दोस्तों, आइए देखते हैं मैप में नर्मदा नदी। ये देखो दोस्तों, ये अपने भारत का मैप है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी है, इधर से निकलती है और ये जा रही है। इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत है और इधर से ये ताप्ती नदी जा रही है जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में ये विंध्य पर्वत है। इस विंध्य पर्वत के उत्तरी भागों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। इसी प्रकार से अगर अपन गारो की पहाड़ियों को देखें तो ये उत्तर पूर्वी भाग में गारो की पहाड़ियाँ हैं। ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, बंगाली खाड़ी में आती है। ये जो कि यहाँ से मानसरोवर के आसपास से आसपास से निकल करके असम में प्रवेश करती है और फिर बंगाली खाड़ी में जाती है। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तो ये गारो की पहाड़ियाँ हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अपन सिंधु नदी भी देख लेते हैं, आगे आएगी।
सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर के आसपास से इधर से निकलती है, और ये सिंधु नदी दोस्तों, ये इधर से काबुल नदी आकर इसमें मिल जाती है। इधर से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और इस सतलज नदियाँ आकर के इसमें मिलती है। अब ये जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिल रही है, ये इसकी सहायक नदियाँ कहलाती है। और ये इधर ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ, ये जहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ उपजाया था, ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। इसके अलावा ये गंगा नदी देखते हैं, ये गंगा नदी इधर गंगोत्री हिमनद से आ रही है, ये इधर आती है और इधर से बंगाली खाड़ी में चली जाती है। ये इधर यमुना इसकी सहायक नदी है, इधर से चंबल, इधर से सोन नदी, और इधर से ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये जो भाग है, ये प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। अपन जानते हैं कि मगध जो है वो 16 महाजनपदों में से एक था। यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और बाद में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब चलते हैं आगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। जैसे हमने देखा ही सही, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, तो हम बता सकते हैं कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, और 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अपन ने ये भी देखा सोन नदी वगैरह। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। क्या कहलाता? मगध। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। तो गंगा और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, गंगा के दक्षिण में जो उसका आसपास का क्षेत्र था, उसे प्राचीन समय में मगध कहते थे। और जैसे कि अपन को पता है कि मगध है वो 16 महाजनपदों में से एक था। इसका शासक बहुत शक्तिशाली थे तथा उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जैसे अपन को पता है कि अगर सेना की बात की जाए, सेना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो जैसे कि अपन को पता है कि यहाँ भारतीय बहुत राजाओं ने भी दूर दूर तक आक्रमण किया, दूर दूर तक सेनाएं भेजी तथा अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और जो सिकंदर था, सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार सेनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्राएं करती रहती थी। उसी प्रकार से व्यापारी अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर यात्रा करते थे। जैसे कि अपन को पता है कि भारत का मलमल और यहाँ की जो निर्यात की वस्तुएं बहुत दूर दूर तक मध्य एशिया, यूरोप तक जाती थी। तो इस प्रकार व्यापारी दूर तक यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। यही नहीं, जो धार्मिक लोग थे वो धर्म का प्रचार करने के लिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जाते थे, एक देश से दूसरे देश में जाते थे। जैसे अशोक ने अपने धम्म महामात्रों को दूर दूर देशों में भेजा था। जैसे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा। इस प्रकार से जो धर्म का प्रचार करने के लिए भी धार्मिक गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं किया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों जैसे कि अपन को पता है कि भारत देश के उत्तर में इस प्रकार से हिमालय है, ये हिमालय है, और इसके ये तटवर्ती भाग है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अपन देख सकते हैं कि इसके भारत की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र ही कर रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके कि वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है।
कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देशों के नाम आगे देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान देखो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ से, दोस्तों जैसे अपन जानते हैं उत्तर पश्चिम ये वाला भाग, तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो भारत भूमि है उसको इंडिया किसने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, कितनी 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इस समूह का उल्लेख, भरत शब्द का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद कृति में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो अपन जानते हैं कि भरत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भरत का प्रयोग होता था, न कि देश के लिए। और इस शब्द का प्रयोग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। जो भरत शब्द है और भरत जिस समूह के लिए प्रयोग होता है उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी कृति में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आइए आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी होने के कारण क्या कही जाती है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मेन्यूस्क्रिप्ट है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मेन्यूस्क्रिप्ट। और ये मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है वो लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से या हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियाँ जो है वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती है। आइए देखते हैं ये पांडुलिपि का चित्र दोस्तों। ये पांडुलिपि का चित्र है जो कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी है। और पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर दिया हुआ कुछ ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये पांडुलिपि है। इसके आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और जो संपन्न लोग थे वो संस्कृत का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे दोस्तों? आम लोग। तो अपन ने देखा अब तक पांडुलिपि का अर्थ मतलब होता है हाथ से निकला हुआ। और पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है मेन्यूस्क्रिप्ट। और मेन्यूस्क्रिप्ट जो है वो मेन्यू से निकला है और मेन्यू का अर्थ है हाथ से या हाथ से बना हुआ। आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ अभिलेख ऐसे भी मिलते हैं जिनमें राजा रानी सहित राजा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक है वो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे ताकि वो जब वो लेखा जोखा रखेंगे तो कोई भी देखेगा यार इस राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर विजय प्राप्त करी, तो इससे उनको ऐसा लगता था कि अपनी ख्याति बढ़ेगी। इस प्रकार वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। इधर ये देखते हैं, ये देखो, ये एक अभिलेख है जो एक शिला पर उत्कीर्ण है। यहाँ देखते हैं इसके बारे में।
लगभग 2200 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। किसके आदेश पर? अशोक नामक शासक के आदेश पर। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियाँ किससे बनी होती है? अक्षरों अथवा संकेतों से। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? बिल्कुल, अपन जानते हैं कठोर सतह पर अगर कोई लेख लिखेंगे तो वो जल्दी नष्ट नहीं होगा। अगर कठोर सतह पर कोई लेख लिखेंगे तो वो जल्दी नष्ट नहीं होगा तथा काफ़ी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। इसके बावजूद अगर कुछ कागज़ पर लिखें, पांडुलिपियों पर लिखे तो पांडुलिपियों को कीड़े खा जाते थे, सड़ जाती थी, गल जाती थी, नष्ट हो जाती थी, जल जाती थी। पर बाकी जो कठोर सतह है, कठोर सतह पर जो लेख लिखते थे वो काफ़ी ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहते थे। तो यही लाभ है कि काफ़ी ज़्यादा समय तक ये सुरक्षित रहते थे। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी तो अपन जान सकते हैं। कठोर सतह पर अगर लेख लिखवाएं तो उसमें हर कोई नहीं लिख सकता। उसको लिखने के लिए एक विशेष लेखक होना चाहिए जो इसको उसका अभ्यास हो, जो उसमें अभ्यस्त हो, वही आदमी कठोर सतह पर लेख लिख सकता है। तो इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद तो अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपन जानते हैं कि जो व्यक्ति प्राचीन वस्तुओं का, जो पुरानी वस्तुओं का, पुरावस्तुओं का अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। जो प्राचीन समय के तत्वों का अध्ययन करता है वो पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो सिक्के, औजार, हथियार, ये सभी जो है जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते थे? क्योंकि इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि लोग क्या खाते थे। जब पुरातत्वविदों को ये जानना होता था कि यार ये लोग क्या खाते होंगे, तो वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ऊपर देखते हैं ये मटका और ये मोहर जो सिक्का है। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। 4700 वर्ष पूर्व तो अपन जानते हैं 4700 वर्ष पूर्व लोग कहाँ रहते थे? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 वर्ष पूर्व अपन को पता है 2500 वर्ष पूर्व नगर कहाँ थे? गंगा घाटी में, मगध के आसपास। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये कैसे भिन्न है तो अपन जान सकते हैं काफ़ी अलग तरीके से ये वर्तमान के सिक्कों से भिन्न है। वर्तमान के सिक्के गोल होते हैं जबकि ये गोल नहीं है, ये चौकोर है लगभग। आगे देखते हैं, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत या एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो अगर पूछे कि भाई यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ये जो अतीत है इसके अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। अलग अलग थे, अलग अलग रहते थे, अलग अलग रीति रिवाज थे, अलग अलग उनका जीवन भिन्न था। इस प्रकार इस अतीत के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे।
यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि वो अपना लेखा जोखा रखते थे, अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, इस वजह से हम उनके बारे में जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो हमने इसमें देखा कि जो राजा रानी थे वो अपनी विजयों का, अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, इसलिए हम उनके बारे में काफ़ी जानते हैं, उनकी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी जानते हैं। बल्कि जो आम लोग थे वो अपनी दैनिक कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो आप वर्तमान में अपने सामने जो चलती है समय की गणना, वर्ष की गणना, वो कब से चालू है? वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः अगर कोई कहे कि 2000 वर्ष, तो इसका मतलब क्या होगा कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। अगर कोई कहे कि 2000 वर्ष, तो उसका मतलब होगा कि ईसा मसीह के जन्म लेने के 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व में लिखी जाती है, ईसा से पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां देखते हैं इसमें। आइए, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट के लिए होता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में बोले तो ईसवी पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी ईस्वी लिखा पाते हो। एडी अंग्रेजी में और हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। एनो डोमिनी का मतलब भी ये होता है, जो कि एडी है। कभी कभी एडी की जगह सीई, एडी यानी एनो डोमिनी, ए से एनो, डी से डोमिनी, एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए, सीई कॉमन एरा, तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो अगर पूछे कि भाई सी का प्रयोग किसके लिए होता है, कि कॉमन एरा के लिए, बीसी का प्रयोग किसके लिए होता है, बिफोर कॉमन एरा के लिए, एडी का फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमिनी। ठीक है, हम उन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं, हम इन शब्दों का, ये सी तथा बीसी, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका होता है मतलब है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? लगभग 200 वर्ष पूर्व। आगे देखते हैं अन्यत्र। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इन सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कितने वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। कौन सा कस्बा? रोसेटा। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। यहाँ राजा रानियों का नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, उसे क्या कहा जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा तुम देख सकते हो, यहाँ जो एल अक्षर है वो शेर के लिए, ए अक्षर चिड़िया के चित्र के लिए है। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया चित्रों का अक्षरों के साथ। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं इसमें कि यहाँ पर शेर के लिए जो है एल का प्रयोग किया गया है, वर्ग के लिए पी का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार चिड़िया के लिए ए का प्रयोग किया गया है। आ रहा समझ में? त्रिभुज के लिए के का प्रयोग किया गया है, एल शेर के लिए। तो इस प्रकार विद्वानों ने इनका चित्रों का अक्षरों से संबंध स्थापित किया, और जब उनका संबंध एक बार स्थापित हो गया इनके साथ, तो उन्होंने इनको पढ़ना
इनको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली, उन्होंने इनको पढ़ लिया। तो चलिए आगे चलते हैं। आज अपना अध्याय समाप्त हुआ। इसमें कुछ शब्द है: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना अपन ने अभी देखा ही है कि वहाँ जहाँ पर 2 भाषाओं में या 2 लिपियों में लिखा हुआ है उनमें संबंध स्थापित करके इन्होंने जो कल्पना की, संबंध स्थापित किया और उसके बाद ये इनको पढ़ने में कामयाबी मिल गई। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व। और ये प्रश्न है, इनको सम्मिलित करना है। इनको आप भी सम्मिलित कीजिएगा। जैसे नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी में अपन को पता है कि क्या हुआ था कि यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते थे और वो कुशल संग्राहक तो आखेट तथा संग्रहण। मगध में पहला बड़ा राज्य। गारो की पहाड़ियाँ, अब गारो की पहाड़ियाँ अपन को पता है क्या हुआ था यहाँ पर। गारो की पहाड़ियाँ में आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, इसमें प्रथम नगर और गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इस प्रकार दोस्तों अपना चैप्टर 1 क्लास 6 एनसीईआरटी का समाप्त हुआ। आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अन्य को भी इसका फ़ायदा हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं।